नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री का ये 15वां लेक्चर है। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, उत्तराखंड में जनता जागरण और सामाजिक चेतना का विकास। जैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तराखंड में अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटिश गढ़वाल में, कुमाऊं कमिश्नरी में, और साथ ही साथ अगर हम टिहरी रियासत की बात करें तो वहाँ पे टिहरी नरेश का शासन था। अब दोस्तों, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे गोरखाओं ने आधिपत्य किया, गोरखाओं ने अधिकार किया, और गोरखाओं ने उत्तराखंड की जनता को क्या किया? प्रताड़ित किया। उत्तराखंड की जनता पर अनेक अत्याचार किए। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन करते हैं, अंग्रेज यहाँ पे जब शासन करते हैं, तो अंग्रेजों का जो शासन था वो उत्तराखंड की जनता को अत्यधिक नरम और क्या लगता है? सुधारवादी लगता है। यही प्रमुख कारण था। एक तो क्योंकि यहाँ पे 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला था, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, कि उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, या उत्तराखंड की जनता ने अंग्रेजों का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक नहीं थी। जनता में सामाजिक चेतना की कमी थी, क्योंकि न तो यहाँ पे कोई शिक्षा का ऐसा प्रसार हुआ था, न ही यहाँ पे कोई ऐसा संगठन निर्मित किया गया था, और न ही यहाँ पे कोई ऐसा समाचार पत्र था जो जनता को जागरूक कर सके और जनता में सामाजिक चेतना का विकास कर सके। इसी को देखते हुए दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड में, गढ़वाल में, कुमाऊं में विभिन्न संगठन बने। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार उत्तराखंड में जनता जागरण होता है, उत्तराखंड की जनता में सामाजिक चेतना का विकास किया जाता है, कौन कौन से संगठन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें दोस्तों हम चर्चा करेंगे यहाँ पे गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकर्णी सभा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई। उसके बाद हम यहाँ पे गढ़वाल सभा हो गया, साथ साथ कुछ अन्य विशेष जाति के जो संगठन थे, किस प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड में उस समय जातिवाद बढ़ गया था, जिसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि यहाँ पे ईसाईकरण बढ़ जाता है। क्योंकि देखो, जब जाति में विभेद होगा, आपसी भेदभाव जब होता है, तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आधिपत्य जमाएंगे। तो उत्तराखंड में ईसाईकरण का ये भी एक प्रमुख कारण था दोस्तों। यहाँ पे आपसी भेदभाव और आपसी जो जातिवाद था, जो जाति में भेदभाव था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। और उसके बाद उस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए किस प्रकार से आर्य समाज उत्तराखंड में प्रवेश करता है, ये सारे टॉपिक दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और दोस्तों, इतिहास को सिर्फ आपको पढ़ना नहीं बल्कि समझना भी है कि उस समय की परिस्थिति किस प्रकार से थी, किस प्रकार उस समय के लोग, कुछ लोग ऐसे थे दोस्तों, कुछ लोगों ने इतना महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाई है, मतलब उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करके अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए यहाँ पे संपूर्ण समय, संपूर्ण जीवन दिया है। तो आपको इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझने का प्रयास भी करना है, और उस समय उन लोगों की वहाँ पे मतलब लाइफ के बारे में आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स में इस सीरीज में कराए जा रहे हैं। सबके नोट्स आपको अच्छे तरीके से रेगुलरली बनाने हैं, और साथ ही साथ रिविजन भी दोस्तों करते जाना है, क्योंकि जब तक आप रिविजन नहीं करोगे तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। दोस्तों, उत्तराखंड की जनता जागरण के लिए और जनता में सामाजिक चेतना के लिए उत्तराखंड में जो कुछ प्रमुख संगठन बने हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा की। दोस्तों, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर आ जाएगा 1901 में। और साथ साथ गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी दोस्तों 1901 में ही हुई। कहाँ हुई? देहरादून में हुई। इस गढ़वाल यूनियन में दोस्तों गढ़वाल के कुछ युवा सम्मिलित थे, जिनमें विशेष तौर पर इसके जो संस्थापक थे वो थे तारदत्त गैरोला और इनके सहयोगी। गढ़वाल यूनियन की स्थापना किसने की? तारदत्त गैरोला और इनके कुछ प्रमुख अन्य सहयोगी इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था यहाँ पे गढ़वाल यूनियन का? तो इसका उद्देश्य था जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, और जो भी गढ़वाल में यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करना। और कुप्रथाएं जैसे कि कन्या विक्रय, पशु बलि प्रथा यहाँ पे होती थी, मदिरा सेवन, ये कुछ प्रमुख सामाजिक बुराइयां और सामाजिक कुप्रथाएं दोस्तों उस समय हुआ करती थी। तो इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना, यहाँ की जनता को जागरूक और शिक्षित करना, ये प्रमुख उद्देश्य था यहाँ पे गढ़वाल यूनियन का। अब गढ़वाल यूनियन को अपने विचारों को, जो उनकी विचारधारा थी, जो ये करना चाहते थे, उनको, उन विचारों को प्रसारित करने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रत्येक क्षेत्र में पुरोहित नियुक्त किए। और इन पुरोहितों का दोस्तों जो मुख्य कार्य था वो था प्रत्येक
इन्होंने गांव में जाना था, इन्होंने क्षेत्र में जाना था और वहाँ की जो अशिक्षित लोग हैं उनको इन्होंने शिक्षा देनी थी और इनमें सामाजिक चेतना का विकास करना था। ये इन पुरोहितों का प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख कार्य था, वहाँ की जनता को जागरूक करना। साथ ही साथ गढ़वाल यूनियन दोस्तों मई 1905 में ये क्या करते हैं, एक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। वो मासिक समाचार पत्र था गढ़वाली मासिक समाचार पत्र। तो गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है दोस्तों 1905 में। और इस गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, गढ़वाल यूनियन द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य ये था इस मासिक समाचार पत्र को निकालने का, ताकि ये अपने यानी गढ़वाल यूनियन के जो विचार हैं, जो विचारधारा है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग उनके साथ जुड़ सकें, लोगों में सामाजिक चेतना का विकास हो सके, लोग यहाँ पे क्या हो सके, जागरूक हो सकें। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गढ़वाल यूनियन की, गढ़वाल की जनता को जागरूक करने में। दूसरा जो संगठन है दोस्तों वो है गढ़वाल भ्रातृ मंडल। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की जो स्थापना होती है वो होती है 1907 में। और स्थापना कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी स्थापना होती है लखनऊ में। गढ़वाल भ्रातृ मंडल के संस्थापक कौन है, तो मथुरा प्रसाद नेथानी। और इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग बढ़ाना और साथ साथ गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना। दोस्तों इसका एक प्रमुख कारण ये था, देखो गढ़वाल में कई जातियां हुआ करती, ब्राह्मण हो गए और क्षत्रिय हो गए और जो भी अन्य जातियां हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने अपने संगठन यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए और अपने अपने संगठनों के बारे में सोचने लगे। अब देखो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि समाज यहाँ पे विभाजित हो गया। अभी भी आप देखने को मिलते हैं कि हमारा जो समाज है वो अपने अपने संगठनों में विभाजित हो रखा है, जिससे क्या हो जाता है कि एक दूसरे के प्रति यहाँ पे हीन भावना फैल जाती है। एक दूसरे मतलब संगठन एक दूसरे को विरोधाभास में देखने यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो ब्राह्मणों ने अलग संगठन बना दिया, सरोला सभा की यहाँ पे स्थापना होती है, क्षत्रिय सभा की यहाँ पे स्थापना होती है और ऐसे यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग अपने दोस्तों अलग अलग संगठन बनाने लग जाते हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या बन जाता है कि यहाँ पे जातिवाद फैलना शुरू हो जाता है। और जब जातिवाद फैल जाता है तो स्वयं दोस्तों समाज के लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और जब समाज के लोग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे तो उन पर जो शासन कर रहे हैं वो तो चाहते यही हैं कि वहाँ के समाज के लोग आपस में ही लड़ जाएं। और वो मतलब क्योंकि देखो जब तक लोग संगठित नहीं होते हैं एक दूसरे से, जब तक संपूर्ण लोग संगठित नहीं होते हैं तब तक ना तो वहाँ पे क्रांति का प्रभाव देखने को मिल सकता है और जो उन पर शासन कर रहे हैं वो उसके खिलाफ संगठित होकर विद्रोह भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जातिवाद फैलने लग गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना होती है मथुरा प्रसाद नेथानी द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गढ़वाल में भाईचारा को बढ़ावा देना। भ्रातृ मंडल यानी भाईचारा, भ्रातृ का मतलब होता है भाई। तो प्रत्येक जो जाति उनके बीच भाईचारा लाना, भाईचारा को बढ़ावा देना। तो गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व और सहयोग बढ़ाना, यही यहाँ पे गढ़वाल भ्रातृ मंडल का उद्देश्य था। अब जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है 1908 में। यह प्रथम अधिवेशन 1908 में दोस्तों कहाँ होता है, कोटद्वार में होता है। कोटद्वार में, कोटद्वार कहाँ है, पौड़ी में। और किसके नेतृत्व में होता है, कुलानंद बर्थवाल के नेतृत्व में। ये पॉइंट दोस्तों आपको नोट करना है, कुलानंद बर्थवाल के नेतृत्व में होता है गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में। इसके बाद दोस्तों जो गढ़वाल भ्रातृ मंडल के जो अन्य अधिवेशन हुए उनके बारे में वैसे डिटेल्स कहीं जानकारी मिलती नहीं है। एक अन्य जानकारी मिलती है छठे अधिवेशन की। इसका जो छठा अधिवेशन हुआ था वो था 1913 में। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का पहला अधिवेशन 1908 में, छठा अधिवेशन हुआ था 1913 में। गढ़वाल भ्रातृ मंडल उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। और गढ़वाल भ्रातृ मंडल का ये कहना था कि जो सभी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, अपने को एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग समझे और जातीय एवं वर्ण भेदों से हटकर संपूर्ण गढ़वाल की उन्नति में योगदान दें। क्योंकि जब तक दोस्तों लोग संगठित नहीं होते हैं तब तक यहाँ पे किसी भी क्षेत्र की उन्नति नहीं हो सकती है। अब दोस्तों जहाँ एक और जो गढ़वाल यूनियन थी वो समाज को शिक्षित और जागरूक करने में लगी थी, वहीं गढ़वाल भ्रातृ मंडल समाज को एकजुट करने में लगा था, समाज को संगठित करने में लगा था। और बाद में चलकर दोस्तों गढ़वाल भ्रातृ मंडल और गढ़वाल यूनियन दोनों का विलय हो जाता है गढ़वाल सभा में और स्थापना होती है गढ़वाल सभा की। तो यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों, गढ़वाल भ्रातृ मंडल, गढ़वाल यूनियन दोनों बाद में विलय किस में हो जाते हैं, गढ़वाल सभा में इनका विलय कर दिया जाता है।
आप देखो गढ़वाल सभा के बारे में जानते हैं, तो गढ़वाल सभा की स्थापना होती है 16 फरवरी 1914 को। गढ़वाल सभा की स्थापना कहाँ होती है? दुगड्डा में। और गढ़वाल सभा को किसके विलयकरण से बनाया जाता है? गढ़वाल भ्रातृमंडल और गढ़वाल यूनियन का विलय किया जाता है और गढ़वाल सभा की यहाँ पे 1914 में स्थापना होती है। गढ़वाल सभा की जो प्रथम बैठक होती है 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में, किसकी अध्यक्षता में? नारायण सिंह की अध्यक्षता में। इस बैठक में कुछ प्रमुख प्रस्ताव रखे जाते हैं, जैसे कि गढ़वाल में पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का एकीकरण, क्योंकि गढ़वाल में इस समय बहुत सारे समाचार पत्र निकल चुके थे, कई छोटे छोटे, कई मासिक, कई साप्ताहिक। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि गढ़वाल में जो भी पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकल रहे हैं उनका एकीकरण करना। प्रमुख जो समाचार पत्र निकले हैं गढ़वाल और कुमाऊं में, इनके बारे में दोस्तों हम अलग से वीडियो में एक में चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रस्ताव था गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रातृमंडल का विलय करके गढ़वाल सभा की स्थापना करना, तो ये तो हो गई 1914 में। और तीसरा था समाचार पत्रों को साप्ताहिक करना, ताकि प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे समाचार पत्र निकल सके, प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे जनता तक, जो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, उन तक समाचार पहुँच सकें और हमारे जो उद्देश्य हैं वो भी पहुँच सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1915 में ही, ये आपको पॉइंट नोट करना है, 1915 में गढ़वाल सभा द्वारा दुगड्डा स्थित स्टोवल प्रेस की स्थापना की गई। तो दुगड्डा में स्टोवल प्रेस इसकी स्थापना किसने की? गढ़वाल सभा ने 1915 में। और उसके बाद 1916 में, ये पॉइंट आपको नोट करना है, गढ़वाल सभा द्वारा पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन और प्रकाशन प्रारंभ किया गया। ये भी आपको नोट करना है, गढ़वाल सभा द्वारा 1916 में पहली बार गढ़वाली साहित्य और संकलन का प्रकाशन और प्रकाशन प्रारंभ किया गया 1916 में। दोस्तों ये तीन प्रमुख संगठन यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब कुछ प्रमुख ऐसे संगठनों की बात करते हैं जो एक विशेष जाति के संगठन थे। देखो दोस्तों यहाँ पे सरोला सभा के बारे में बात करते हैं। सरोला सभा हो गए, उसके बाद हम यहाँ पे गोरक्षणी सभा की बात करेंगे, क्षत्रिय सभा की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक विशेष जाति के लोग मिलकर इन्होंने इस संगठन का यहाँ पे स्थापना करते हैं, जिससे यहाँ पे जातिवाद क्या होने लग जाता है, जातिवाद बढ़ने लग जाता है। उसी कारण यहाँ पे गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना होती है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो सरोला सभा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सरोला सभा की जो स्थापना होती है कब होती है? 1904 में। और इसके संस्थापक कौन है? तारादत्त गहलोला। मुख्यालय इसका होता है टिहरी में। और इसके सभापति जो होते हैं वो होते हैं बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित। ठीक है, तो सरोला सभा के सभापति कौन होते हैं? बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित। अब देखो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। देखो एक विशेष जो क्या है जाति के लोग हैं, एक पर्टिकुलर जाति के ब्राह्मण। तो सरोला सभा, इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ क्या था? ब्राह्मणों के बारे में सोचना, ब्राह्मणों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। साथ ही साथ मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाना, वधु मूल्य पर प्रतिबंध लगाना। सरोला ब्राह्मण को हल जोतना निषेध होगा। ठीक है, जो भी सरोला ब्राह्मण होंगे वो हल नहीं चला सकते हैं, ये निषेध होगा। सरोला ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण उपजातियों की स्त्री से विवाह नहीं करेगा। तो देखो समाज यहाँ पे बंटने लग गया है। और सांस्कृतिक विद्यालय बनाना व विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे सरोला सभा की। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सरोला सभा के अगर हम महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात करें तो छठा अधिवेशन होता है सरोला सभा का। कब होता है? 1911 में। और ये कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। और एक 10वां अधिवेशन के बारे में जानकारी मिलती है सरोला सभा की। ये अधिवेशन होता है 1914 में। और ये भी कहाँ हुआ दोस्तों? कर्णप्रयाग में। इस अधिवेशन में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध और जो प्रांतीय काउंसिल थे कुमाऊं में, उसमें प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की गई थी सरोला सभा द्वारा 1914 में, जो ये 10वां अधिवेशन हुआ था। तो दो अधिवेशन जिनके बारे में जानकारी मिलती है सरोला सभा के प्रमुख अधिवेशन। तो सरोला सभा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है। और मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण समाज था, उसके शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। तो ये तो ब्राह्मणों की सभा थी सरोला सभा। उसके बाद यहाँ पे एक अन्य संगठन बनता है गोरक्षणी सभा। गोरक्षणी सभा, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1907 में कोटद्वार में। और इसके संस्थापक कौन थे? धनीराम मिश्र। धनीराम मिश्र को दोस्तों दुगड्डा नगर का संस्थापक भी माना जाता है। एग्जाम में बन सकता है कि दुगड्डा नगर का संस्थापक किसे माना जाता है? धनीराम मिश्र को। और जो धनीराम मिश्र थे,
ये गढ़वाल में सनातन धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना की। गोरक्षणी सभा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? गोवध का विरोध करना और गोरक्षा पर जनमत जागरण करना। देखो गाय आप सभी जानते हैं कि जो हिंदू समाज है हमारे लिए मतलब क्या है, गाय यहाँ पे पूजनीय है मानी जाती है। और वहाँ पे उस समय आपने देखोगे अभी भी कई जगह देखने को मिलता है, गाय को क्या किया जाता है, गोवध किया जाता है। और इसका विरोध करने के लिए उस समय धनीराम मिश्र ने, क्योंकि वो सनातन धर्म से क्या थे, प्रभावित थे, इन्होंने गोरक्षणी सभा की यहाँ पे स्थापना की। धनीराम मिश्र ने स्वयं अपने निजी खर्च पर क्या किया, धर्मोपदेशक नियुक्त किए, ताकि वो गांव-गांव जाकर वहाँ पे धर्मों का उपदेश दे सकें और गोमाता के महत्व को समझा सकें, ताकि गोवध जो हो रहा है उसको रोका जा सके। और साथ ही साथ गोरक्षणी सभा के कार्यक्रम लगातार 1929 तक चले। और बाद में 1929 में उसके बाद समाज में क्या होता है, समाज की जो सारी शक्तियाँ हैं, समाज के जो सारे लोग हैं वो अधिकांशतः किस क्षेत्र में झुक जाते हैं, जो राजनीतिक आंदोलन यहाँ पे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे जो अभी ये चल रहे हैं, ये संगठन जो बन रहे हैं, ये समाज में चेतना लाने के लिए बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जनता जागरूक हो जाती है और फिर वो विरोध करने लग जाते हैं ब्रिटिशर्स का। वहाँ पे आंदोलन की ओर लगभग समस्त जनता यहाँ पे झुक जाती है, क्योंकि पहले तो आज़ादी है। जब आदमी स्वयं स्वतंत्र रहेगा तभी वो क्या कर सकेगा, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य कर सकेगा। जो भी अपने, अगर उसको धर्म का भी पालन करना है तो जब तक वो गुलाम है तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो स्वयं एक क्या है, किसी के अधीन जी रहा है। तो गोरक्षणी सभा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही था, गोवध का विरोध करना। उसके बाद एक अन्य यहाँ पे सभा का गठन किया जाता है, क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा का गठन होता है 1919 में, और इसकी स्थापना होती है किसके द्वारा, जोध सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी द्वारा। क्षत्रिय समाज की स्थापना किसने की, जोध सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो क्षत्रिय सभा का उद्देश्य था क्षत्रियों का शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान करना। देखो क्षत्रिय सभा ये भी सिर्फ क्षत्रियों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के बारे में इनका ये उद्देश्य था, इसकी स्थापना करना इनका उद्देश्य था। और साथ ही साथ क्षत्रिय समाज में जो भी कुप्रथाएं थी उनका निराकरण करना। उस समय क्या होता दोस्तों, जो यहाँ पे ब्राह्मण समाज है उनकी अधिक पहुँच थी, मतलब ब्रिटिशर्स तक, यानी उच्च पदों पर विशेष तौर पर जो ब्राह्मण थे वो पहुँच पाते, लेकिन क्षत्रिय जो समाज था, जो क्षत्रिय लोग थे, वो ब्रिटिश सेना में भर्ती तो होते थे लेकिन उच्च पदों पर नहीं पहुँच पाते थे। जब दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, वैसे देखो गढ़वाल जो रेजिमेंट थी उसकी स्थापना के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना किस प्रकार से होती है, कुमाऊं कमिश्नरी, जो कुमाऊं के प्रमुख कमिश्नर थे उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो गढ़वाल सेना यहाँ पे अपार शौर्य दिखाती है। गढ़वाल के गबर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी, इनको यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित भी किया जाता है। तो गढ़वाल राइफल की इस कामयाबी को देखते हुए जो क्षत्रिय समाज था उसके प्रति ब्रिटिश हुकूमत का विश्वास और बढ़ गया, और अब स्वयं क्षत्रिय समाज को भी ये लगने लग गया था कि अब हम यहाँ पे ब्रिटिश जो सेना है उसमें हम उच्च पदों पर जा सकेंगे, ब्रिटिश सरकार में हम उच्च पदों पर जा सकेंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्षत्रिय सभा की स्थापना होती है 1919 में, और 1920 में स्वयं जो यहाँ के श्रीनगर गढ़वाल में एक सभा का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्राह्मणों की बहुलता अधिक देखने को मिलती थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय उच्च पदों में। तो ब्राह्मणों की बहुलता यहाँ पे इस सभा में देखते हुए पीढ़म ने कहा था कि जिनके सम्मान में यह अधिवेशन किया जा रहा है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुख्य कारण यही था क्षत्रिय सभा की स्थापना का, कि क्षत्रिय समाज में शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान करना। क्योंकि 1920 में जो सभा की यहाँ पे रखी गई थी वो तो गढ़वाल में सभा इसलिए रखी गई थी कि गढ़वाल के जो क्षत्रिय समाज है उसका यहाँ पे क्या किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। क्योंकि गढ़वाल सेना में अधिकांशतः क्षत्रिय समाज के लोग भर्ती होते थे लेकिन वो उच्च पदों पर नहीं जा पाते, इसलिए क्षत्रिय सभा की यहाँ पे स्थापना होती है जोध सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी द्वारा। उसके बाद दोस्तों गढ़वाल सभा के अंतर्गत ही यहाँ पे एक ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। गढ़वाल सभा के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। गढ़वाल सभा, ठीक है, गढ़वाल भ्रातर मंडल और गढ़वाल यूनियन, इनका विलय किया जा चुका है गढ़वाल सभा में। और देखो गढ़वाल सभा ने यहाँ पे एक ट्रस्ट की स्थापना कर दी है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट। इसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1919 को पौड़ी गढ़वाल में, और इसके संस्थापक थे जोध सिंह नेगी। 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल
सभा की एक सभा होती है और उसमें रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या था? गढ़वाल में शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। अब जब शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए। अगर किसी को पढ़ाना है तो उसके लिए एक छात्रवृत्ति ट्रस्ट की यहाँ पे स्थापना की गई। गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट इसका नाम रखा गया। तो 14 सितंबर 1919 को जोध सिंह नेगी ने 500 रुपये दान करके छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना कब की गई, तो 14 सितंबर 1919 को जोध सिंह नेगी द्वारा। और इस छात्रवृत्ति ट्रस्ट का जो दोस्तों जो उद्देश्य था वो था क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करना और इनके लिए फंड एकत्रित करना ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। उसके बाद 15 जनवरी 1922 को क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रताप सिंह नेगी द्वारा इसका संपादन किया जाता है। क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र कब निकलता है? 1922 में प्रताप सिंह नेगी द्वारा इसका संपादन किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख संगठन थे दोस्तों गढ़वाल के, जिन्होंने गढ़वाल में जनता जागरण किया, जनता में सामाजिक चेतना का विकास किया। अब हम आगे यहाँ पे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार फैलता है और किस प्रकार से उसके बाद उत्तराखंड में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्तराखंड जनता जागरण में। दोस्तों उत्तराखंड में जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है वो होता है कुमाऊं कमिश्नरी से। कुमाऊं कमिश्नरी में यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था और उत्तराखंड में जो ईसाई मिशन की शुरुआत की जाती है किसके द्वारा की जाती है? लंदन मिशनरी सोसाइटी के पादरी रेवरेंड बर्डन द्वारा। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बन सकता है कि उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पादरी रेवरेंड बर्डन के द्वारा। पादरी रेवरेंड बर्डन ने अल्मोड़ा से दोस्तों शुरुआत की 1850 ईस्वी में ईसाई मिशन की। कहाँ से इसने शुरुआत की? अल्मोड़ा से। अब देखो दोस्तों मुख्य कारण क्या था कि उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकारा और बहुत सारे लोग इस धर्म से जुड़ गए थे, ईसाई धर्म से। इसका मुख्य कारण था दोस्तों उत्तराखंड में पिछड़ापन। उत्तराखंड को पिछड़ेपन से दूर करने के लिए और यहाँ की शिक्षा और सामाजिक जीवन स्तर को सुधारने की आड़ में ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उन्होंने यहाँ पे जनता को लुभाना शुरू किया और अपने धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू किया। बहुत सारे, क्योंकि उस समय जनता इतनी जागरूक नहीं थी, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग और साथ ही साथ जो यहाँ पे जातिवाद और ऊंच नीच की जो व्यवस्था थी उस कारण से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ईसाई धर्म के साथ जुड़ गए। इसका यहाँ पे पिछड़ेपन का, भेदभाव का, ऊंच नीच का और जनता जागरूक नहीं थी, इसका यहाँ पे फायदा उठाकर ईसाई धर्म प्रचारकों ने यहाँ पे क्या किया? अपने धर्म का प्रचार किया। उसके बाद दोस्तों एक पादरी थे मैम एस्मोर, इनके द्वारा पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण किया जाता है हाई स्कूल तक। कब किया जाता है? 1901 में। पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण 1901 में हाई स्कूल तक किसके द्वारा किया गया? पादरी मैम एस्मोर द्वारा। उसके बाद दोस्तों जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उन्होंने गढ़वाल में भी यहाँ पे ईसाई धर्म को प्रसारित करने के लिए 76 भारतीयों को धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया। भारतीयों को इसलिए यहाँ पे नियुक्त किया गया क्योंकि देखो जो भारतीय थे वो यहाँ की भाषा जानते थे और यहाँ के लोगों को वो अपने साथ जोड़ सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे भारतीयों को धर्म प्रचार हेतु 76 भारतीयों को गढ़वाल में भी नियुक्त किया गया। उसके बाद 1910 में दुगड्डा में मिशन स्कूल स्थापित किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गढ़वाल के दुगड्डा में मिशन स्कूल कब स्थापित किया गया? 1910 में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि गढ़वाल में ईसाई धर्म के साथ बहुत सारे लोग बड़े ही उत्साह से यहाँ पे जुड़ रहे थे और अत्यधिक संख्या में लगातार लोग यहाँ पे जुड़ते जाते हैं। इसको देखते हुए मेथोडिस्ट मिशन ने पौड़ी में 1926 में जुबली चर्च की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुबली चर्च की स्थापना पौड़ी में कब की गई? 1926 में। और गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? ख्याली राम ओड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको जरूर नोट करना है। ख्याली राम ओड़ जो कि गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ख्याली राम ओड़ ये शिल्पकार जाति का था और इसने 1867 में ईसाई धर्म को स्वीकारा था।
ठीक है, ख्याली राम और ने ईसाई धर्म को कब स्वीकारा था दोस्तों? 1867 में, ये आपको नोट करना होगा। और गढ़वाल में ख्याली राम और ही प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक भी बना था, क्योंकि गढ़वाल में पहला व्यक्ति था जिसने ईसाई धर्म को स्वीकारा था 1867 में, और ये इसी को बनाया गया था प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक गढ़वाल में। और ख्याल राम और का नाम क्या रखा गया? साइमन पीटर। इसको क्या नाम दिया गया? साइमन पीटर। साइमन पीटर। तो ये आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। ख्याली राम और जो कि प्रथम व्यक्ति था गढ़वाल का जिसने ईसाई धर्म स्वीकारा था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों कुमाऊं हो गया, यहाँ तक कि गढ़वाल तक के भी विभिन्न क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद इसके विरोध में दोस्तों उत्तराखंड में प्रवेश होता है आर्य समाज का। उत्तराखंड में आर्य समाज के प्रवेश के दो महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। नंबर 1 था कि उत्तराखंड में बढ़ता ईसाईकरण। यहाँ पे जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उन्होंने उत्तराखंड की जो जनता थी उसकी, मतलब एक तो वो क्या थे, अशिक्षित थे उस समय, जागरूक नहीं थी, जनता में सामाजिक चेतना का विकास नहीं था। इसका फायदा उठाकर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को ईसाईकरण के लिए प्रेरित किया, ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए क्या किया, यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ईसाई धर्म में रूपांतरित करने को कहा। तो बढ़ता ईसाईकरण। और दूसरा कारण था अंग्रेजों की हुकूमत का विरोध करने के लिए उत्तराखंड में प्रवेश होता है आर्य समाज का। आर्य समाज 1854-55 में स्वामी दयानंद सरस्वती उत्तराखंड भ्रमण पर आते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती उत्तराखंड भ्रमण पर कब आए? 1854-55 में। और ये कौन कौन से क्षेत्रों में आए थे? हरिद्वार, टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल, जोशीमठ, बद्रीनाथ, यहाँ तक होते हुए ये कैलाश मानसरोवर तक गए थे। उसके बाद दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने क्या किया, मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना करने के बाद पुनः दयानंद सरस्वती हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ के अवसर पर 1876 में आए थे। तो सन 1876 में हरिद्वार में महाकुंभ के अवसर पर दयानंद सरस्वती ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। तो मतलब कुल मिला के देखो, इन्होंने 1875 में ये करते हैं आर्य समाज की स्थापना। और इस आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती हरिद्वार में महाकुंभ में आते हैं सन 1876 में अपने मत का प्रचार प्रसार करने। उसके बाद सर्वप्रथम दोस्तों 1875 में नैनीताल में सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज में विलय किया गया। नैनीताल में बनी थी 1875 में सत्य धर्म प्रचारिणी सभा, और इसका विलय किसमें किया गया? आर्य समाज में किया गया। और उसके बाद 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब की? 1879 में। उसके बाद देखो उत्तराखंड में आर्य समाज के उद्देश्य क्या थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे ईसाईकरण लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उत्तराखंड में बढ़ते ईसाईकरण का विरोध करने के लिए आर्य समाज का एक प्रमुख उद्देश्य था। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, जो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति थी, उसका विरोध करने के लिए, और साथ साथ जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए, ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे उत्तराखंड में आर्य समाज के आगमन के। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। 1910 में जसपुर में आर्य समाज की एक शाखा खोली जाती है, और इसके बाद 1920 में रामगढ़ में खोली जाती है आर्य समाज की शाखा। देखो 1879 में देहरादून में खुल चुकी है आर्य समाज की शाखा, 1910 में जसपुर में खोली जाती है आर्य समाज की शाखा, और 1920 में आर्य समाज की शाखा की स्थापना होती है रामगढ़ में। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको नोट करने हैं। उसके बाद 1910 में ही क्या होता है कि दुगड्डा में आर्य समाज का एक पहला आर्य समाज स्कूल खोला जाता है। तो दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल कब खोला गया था? 1910 में खोला गया था। उसके बाद 1913 में लाला लाजपत राय जी की उपस्थिति में सुनकिया, जो कि मुक्तेश्वर अल्मोड़ा में है, यहाँ पे आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह में हरिजनों को जनेऊ प्रदान कर उन्हें सवर्ण के समकक्ष मतलब बिठाया गया था। क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो यहाँ पे जाति के प्रति जो भेदभाव था, ठीक है, जाति में जो भेदभाव था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उसी के कारण से यहाँ पे
वही एक प्रमुख कारण था। यहाँ पे ईसाई धर्म जो क्या हुआ, ईसाई धर्म का लगातार प्रचार प्रसार अधिक हुआ, ईसाईकरण लोगों ने किया। इसलिए यहाँ पे इस जाति भेदभाव को कम करने के लिए 1913 में लाला लाजपत राय जी की उपस्थिति में सुनकिया मुक्तेश्वर में आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह में यहाँ पे क्या किया गया, हरिजनों को भी जनेऊ प्रदान किए गए और उन्हें भी सवर्णों के समकक्ष बिठाया गया, ताकि जो भेदभाव है जाति में उसको कम किया जा सके और सभी लोगों को यहाँ पे एक साथ संगठित किया जा सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, ये आपको नोट करना है एग्जाम में, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ये थे आर्य समाज के एक सन्यासी और भारतीय स्वतंत्र सेनानी, साथ ही साथ ये हिंदी साहित्यकार भी थे। इन्होंने 1913 में अल्मोड़ा, ये 1913 में पहुंचते हैं और इन्होंने यहाँ पे शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की गई, 1913 में। किसके द्वारा की गई, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जनता में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना और जनता में सामाजिक चेतना का विकास करना। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जनता जागरण और उत्तराखंड में सामाजिक चेतना का विकास हुआ, जनता को किस प्रकार से जागरूक किया गया, किस प्रकार जनता को शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए बहुत से लोगों ने अनेक प्रयास किए, बहुत से यहाँ पे संगठनों का निर्माण होता है और साथ साथ आर्य समाज ने भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे जनता जागरण और सामाजिक चेतना का विकास होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी मैंने टॉपिक आपको आज यहाँ पे जो भी आज लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से भी, क्योंकि आपने देखोगा काफ़ी डीप से डीप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, विशेषकर जो यूके के एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं। तो आपको जो भी आपको लेक्चर यहाँ पे बताया जाता है आपको डिटेल्स में उसको अच्छे से ध्यान से उसको सुनना है और उसके नोट्स अच्छे से बनाने हैं। और इसके डिटेल्स नोट्स आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री ई बुक में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।